नमस्कार, मैं रुमान हाशमी और आप देख रहे हैं लाइव तक। जब मैं छोटा था तो मेरी उर्दू से बतौर सब्जेक्ट पहली मुलाकात 6th क्लास में हुई थी। हाफ ईयरली के एग्जाम में उर्दू पेपर में सारे सवालों का जवाब हिंदी में मैं लिख कर आ गया। फिर भी सही जवाब लिखने के वजह कर मुझे 16 नंबर मिल गए। मौलवी साहब जो उर्दू के टीचर थे, उन्होंने क्लास में मुझे सिर्फ इतना कहा कि उर्दू का जवाब हिंदी में लिखते हो। वो दौर कुछ और था। हमारे उर्दू पढ़ने वाले मौलवी साहब कमीज और धोती पहनकर स्कूल आते थे। बहुत ही खूबसूरत दौर था वो। आपसी भाईचारगी थी, मोहब्बत था। लिबास से देखकर आप किसी को पहचान नहीं सकते थे। हमारे मौलवी साहब को भी नहीं। उर्दू के ऐसे कई शायर हुए जो नाम के हिंदू थे लेकिन शायरी उर्दू में करते थे। वे रघुपति सहाय गोरख प्रसाद, विष्णु शंकर, लालता प्रसाद थे। इनकी उर्दू शायरी इतनी शीरी थी कि रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी कहलाने लगे और गोरख प्रसाद को इबरत का तमगा मिला। विष्णु शंकर माथुर विष्णु इलाहाबादी के नाम से मशहूर हुए। वो लालता प्रसाद अग्रवाल शाद मरेठी के शक्ल में मशहूर हुए। उर्दू के मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद के को कौन नहीं जानता। हम सभी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि उर्दू बोलने वालों को जलील किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विधानसभा में उर्दू बोलने या पढ़ने वालों को कठमुल्ला कहते हैं। हमारी जुबान, हमारे स्कूल, मदरसे, मस्जिदें पर सवाल उठाए जाएंगे, लेकिन आज के हालात मुसलमानों के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पब्लिक मंच या डिजिटल मीडिया में ऐसे कमेंट किए जाते हैं कि मुसलमान इस देश में किराएदार है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने 2 उर्दू स्कूल में उर्दू की जगह संस्कृत पढ़ाने का आदेश जारी कर दिया। यह केवल एक हुकूमती फैसला नहीं बल्कि एक बड़े एजेंडे की झलक है। उर्दू जिसकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है, उसे केवल मुसलमानों से क्यों जोड़ा जा रहा है? इसे मिटाने की कोशिश आखिर क्यों हो रही है? बीजेपी के दौरे हुकूमत में जिन भी राज्यों में इनकी सरकार है, वहां मुसलमानों की मजहबी पहचान को मिटाने की एक सोची समझी स्ट्रेटजी रणनीति नजर आती है। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मदरसों को गैर कानूनी और नाजायज बताकर, अवैध बताकर उनकी फंडिंग बंद कर दी गई। असम में भी कई मदरसों की फंडिंग रोक दी गई और कुछ को ध्वस्त कर दिया गया। मस्जिदें और मज़ारों को अतिक्रमण बताकर गिराया जा रहा है, भले ही वो 300-400 साल पुराने हों। या मदरसे जिसमें मौलाना मजहुल हक खैराबादी पैदा किया, जिस मदरसे ने जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, अंग्रेजों के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक चलाने वाले मौलाना महमूद हसन देवबंदी और अब्दुल्ला सिंधी जैसे अनगिनत नाम हैं जो इन्हीं मदरसों से पढ़कर निकले और देश के लिए कुर्बानियां दी। ये मदरसे हमेशा से शिक्षा और संस्कृति के केंद्र रहे हैं, लेकिन अब इन्हें देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। यही नहीं, कई मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक बिना ठोस सबूत के वर्षों से जेलों में बंद हैं और कई ऐसे हैं जो 12 साल 14 साल जेल काटा, जिन्होंने फिर बेगुनाह साबित होने के बाद उन्हें रिहाई मिली। टाडा के समय 11 मुसलमान 20 साल जेल के सलाखों के अंदर रहे और आखिरकार अदालत ने उन्हें बेगुनाह करार देकर जेल से रिहा करने के आदेश दिया। लेकिन इस बीच ऐसे लोगों की जिंदगी और फैमिली बर्बाद हो गई। अभी भी ऐसे कई मामले चल रहे हैं जहां पुलिस लोगों पर केस दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार तो किया है, लेकिन अदालत में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाई है। पर्व त्योहारों की को ही ले, जहां भी पिछले कुछ सालों से एक नया चलन चला है। उत्तर प्रदेश में नवरात्रि के दौरान मुस्लिम मीट दुकानदारों को जबरन दुकानें बंद करने को कहा जाता है। गैर शाकाहारी ढाबे और रेस्तरां बंद कराए जाते हैं, लेकिन हाईवे किनारे मोटल्स में अंडा पराठा बेचा जाता है। सवाल उठता है कि क्या यह धार्मिक आस्था का सवाल है या एक समुदाय को निशाना बनाने की राजनीति? बीजेपी शासित राज्यों में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने पर विवाद खड़ा किया गया। कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी, स्कूलों और कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई गई। यह केवल ड्रेस कोड का मामला नहीं बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला था। क्या किसी लड़की का शिक्षा पाने का अधिकार सिर्फ इसलिए छीना जाना चाहिए क्योंकि वो हिजाब पहनती है? वहीं
बुलंदशहर से झारखंड या फिर महाराष्ट्र बल्कि अक्सर राज्यों में गाय के नाम पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं आम हो गई हैं। अखलाक, जुनैद, पहलू खान जैसे मामलों में सरकार कहती है कि कानून अपना काम करेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि हत्यारे आजाद घूमते हैं और पीड़ित परिवार अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि वासुदेव कुटुंब, बात भी सही है। खासकर आज के दौर में, डिजिटल मीडिया के दौर में पूरी दुनिया या यूं समझे कि एक गांव हो गया है, पूरी दुनिया परिवार हो गया है। विश्व में कहीं भी कुछ घटित हो, आपके पास तुरंत खबरें पहुंच जाती हैं और आप इंस्टा, एक्स, फेसबुक पर देखते हैं और तुरंत कमेंट करने लगते हैं। बातें छुपती नहीं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मानवाधिकार संगठनों ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न पर चिंता व्यक्त की है। ह्यूमन राइट वॉच की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने विदेशी पत्रकारों और भारतीय मूल के पत्रकारों के लिए काम करने के हालात को मुश्किल बना दिया है, जिससे स्वतंत्र रिपोर्टिंग पर असर पड़ रहा है। इन रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव बढ़ रहा है और सरकार की नीतियां इस स्थिति को और बिगाड़ रही हैं। भारत, जो कभी अपनी धर्मनिरपेक्षता और मल्टीकल्चरल पहचान के लिए जाना जाता था, अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आलोचना का सामना कर रहा है। गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी जैसे प्रमुख विदेशी मीडिया संस्थानों ने भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं पर डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है। भारत में भी इंडिपेंडेंट मीडिया के